तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन जी के द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर किस प्रकार से वह प्रभावित करता है, उसकी मुस्कान की सुंदरता का वर्णन कविता में किया है। कवि कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कवि कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित यानी कि छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान। जब बच्चा 6 से 8 माह का होता है तो उसके दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं, और जब वह हंसता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है, आकर्षक लगता है। उसी के विषय में कवि ने बताया है कि तुम्हारी यह मुस्कान, जिसमें तुम्हारे छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं तुम्हारी हंसी के साथ, इतनी सुंदर है कि यह मृतक के शरीर में भी जान डाल देगी। यानी कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो वह भी जीवित हो जाएगा, इतनी अधिक सुंदर यह मुस्कान है। धूली धूसर तुम्हारा यह गात। और बच्चा जो है धूल से भरा हुआ है, क्योंकि धूल मिट्टी से सना हुआ है, खेल रहा है धूल में बैठा हुआ, तो उसका शरीर मिट्टी से भरा हुआ है, वह अत्यंत आकर्षक लग रहा है। उसे देख उसकी तुलना कवि किससे करते हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है मानो कि जलजात यानी जल में उत्पन्न होने वाला कमल को कहा गया है। जिस प्रकार से मानो कि कमल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़ी में विकसित हो गया हो, खिल गया हो, बैठा हुआ हो। यानी कि बच्चे की सुंदरता इतनी मनमोहक लगती है कि वह बच्चा कमल के फूल के समान आकर्षक लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर अर्थात स्पर्श पाकर, तुम्हारी छून पाकर ही प्राण, जो कोई भी व्यक्ति है, पिघल कर जल बन गया होगा। कठिन पाषाण अर्थात पत्थर भी जल बन गया होगा। या फिर मानो किसी व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान कठोर है, वह भी भावुक हो जाता है। भावहीन हृदय भी अत्यंत भावुक हो जाता है जब उस बच्चे की मुस्कान को देखता है। तो छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका बांस था कि बबूल। चाहे बांस का पेड़ हो अथवा बबूल का पेड़ हो, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। बबूल के पेड़ में वैसे तो कांटे होते हैं, लेकिन जब बच्चे की मुस्कान को देखते हैं तो मानो चाहे बबूल का पेड़ हो या बांस का पेड़ हो, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे की मुस्कान का मनोहारी वर्णन इस में किया गया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। और कवि क्योंकि काफ़ी समय के पश्चात अपने घर वापस आया है, तो बच्चा बार बार उसको लगातार देख रहा है और मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए एक तरह से वह अजनबी है। अभी वह उसे पहचान नहीं पा रहा। बच्चा बहुत छोटा है, और जब वह उसका पिता परदेश में चला गया था, तो अब कवि उसे, जब बच्चा लगातार देखता रहता है, कवि उस बच्चे को संबोधित करते हुए प्रश्न करता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, जो मुझे लगातार देखते रहे हो। एनिमेश होता है लगातार या बिना पलके झपकाए। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। अगर तुम यह मुझे पहचानने की कोशिश करते करते थक गए हो, तो क्या मैं नज़रें फेर लूँ, क्या मैं आँख फेर लूँ, अर्थात नज़रें तुमसे हटा लूँ ताकि तुम थको ना। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। तो बच्चे को कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि क्या हुआ अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए, अर्थात यह तो तुम्हारे लिए संभव ही नहीं था कि तुम पहली बार मिलते ही और मुझे पहचान सकते, क्योंकि मैं तो परदेश से आज पहली बार ही आया हूँ। और यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, क्योंकि जो माँ है बच्चे की, वह पिता के और बच्चे के बीच में माध्यम का कार्य करती है और बच्चे को पिता से परिचित करवाती है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और कवि जो है
अपनी पत्नी को और बच्चे को मानो आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि यह तो तुम्हारी माता ही है जिसके कारण मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। मैं और ना ही मैं तुम्हारे बारे में जान पाता, ना ही तुम्हें देख पाता, और ना ही तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यह तुम्हारी मनमोहक मुस्कान को भी नहीं देख पाता अगर तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच माध्यम न बनी होती। अर्थात उसने मुझे तुमसे परिचित करवाने का कार्य किया है और तुम्हें मुझसे परिचित करवाने का कार्य भी किया है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब कवि माता के प्रति, बच्चे की माता के प्रति यानी अपनी पत्नी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि धन्य तुम बच्चे, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। अर्थात मैं तुम्हारे और तुम्हारी माता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो चिर प्रवासी, चिर अर्थात लंबे समय से प्रवासी यानी कि परदेसी, प्रवास कर में रहा हूँ, प्रदेश में रहा हूँ, दूसरे देश में रहा हूँ। मैं इतर, इसलिए मैं तो अलग हूँ, तुम मुझे नहीं जान पा रहे, मैं अन्य, तुम्हारे लिए मैं कोई अनजान व्यक्ति ही हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा और तुम्हारी माता का धन्यवाद करता हूँ जो उसने तुम्हें उससे मिलाया है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। और छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि इस अतिथि, तुम्हें लगता है कि मैं कोई अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, और क्योंकि तुम मुझे पहले से नहीं जानते हो, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं कोई अतिथि हूँ, और इसीलिए प्रिय प्यारे बच्चे, तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा क्या संबंध रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। उंगलियां माँ की, जिस प्रकार जो छोटा बच्चा होता है जब उसके दांत निकल रहे होते हैं, 6 से 8 महीने की अवस्था में बच्चा होता है तो वह उंगलियां चूसता रहता है। और इसी के बारे में अब कवि बताता है कि वह बच्चा अपनी माँ की गोद में है और माँ की उंगलियां उसके बच्चा मुंह में लेकर चूस रहा है, तो उसे उंगलियों का चूसना भी ऐसा लग रहा है मानो वह मधुपर्क, मधुपर्क यानी कि पंचामृत जिसे कहते हैं। पंचामृत दूध, दही, शहद, पानी से बनता है और इसे मधुपर्क कहा जाता है। तो मानो बच्चे को उंगलियां चूसने में भी इस प्रकार से आनंद आ रहा है मानो वह अमृत का पान कर रहा है। देखते तुम इधर कनखी मारना यानी कि तिरछी नज़रों से देखना। बच्चा जो है तिरछी नज़रों से देखता है, जब कवि देखता है तो वह दूसरी तरफ देखने लग जाता है और नहीं तो कवि को देखने लग जाता है। और होती जबकि आंखें चार, यानी कि जब कवि की और बच्चे की आंखों का आमना सामना होता है तो बच्चा फिर से हंसना शुरू कर देता है, मुस्कुराने लगता है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, उस समय हंसते हुए बच्चे की छवि अत्यंत सुंदर लगती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान होता है सुंदर, बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण लगती है। जब बच्चा मुस्कुराता है और कवि को देखकर अपनी मुस्कान बिखेरता है तो कवि को उसका यह सौंदर्य बहुत ही लुभावना लगता है, मन भावन लगता है। इस प्रकार से इसमें छोटे बच्चे की मुस्कान का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है।